गया रिगार्डिंग ऑन ओके। सो मैं एक बार एनसीईआरटी के बारे में आप लोगों को शेयर करके दिखाता हूँ। एनसीईआरटी में लाइट में हम लोगों को क्या स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को सबको? यस सर। ओके इसको मूव ऑन कर सकते हैं। ठीक है। सो ये देखिए हम लोगों ने लाइट के बारे में थोड़ा सा बेसिक चीज जान लिया था कि लाइट क्या है, विच गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ विजन। तो उसको हम लोग लाइट बोलते हैं। किसी भी चीज को अगर देखने की जरूरत होगा तो उसके लिए हमें लाइट की जरूरत होगी, है ना। वो लाइट क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर इंसिडेंट होता है, रिफ्लेक्ट होता है एंड देन फिर हमारी आंखों तक आता है, तभी जाकर के हम उन चीजों को देख पाते हैं। अगर वो रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों तक नहीं आता है या इन केस अगर लाइट नहीं होता है तो चीजें हमें क्या दिखेंगी, ब्लैक दिखेगी, है ना। इसलिए अंधेरे में हमें सब चीज काला नजर आता है। सो इसका आंसर यही है कि व्हाट मेक्स अस थिंग्स विजिबल। तो इसका आंसर है कि दैट इज लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। उसके बाद आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके बारे में हम लोगों ने इस फिगर को डिटेल में पढ़ लिया था। थोड़ा सा नीचे जाओ, कहाँ गया? हाँ, ये तो इमेज फॉर्मेशन है। तो इमेज फॉर्मेशन मैं आपको बताता हूं अभी। इसके बाद इससे पहले हम लोगों ने ये सब चीजें पढ़ ली हैं। एंगल ऑफ आई, एंगल ऑफ आर, शायद ये मैंने नहीं लिखवाया है, सेकंड लॉ नहीं लिखवाया था, फर्स्ट लॉ शायद हो गया था फर्स्ट क्लास में। हाँ, ये सारे पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि नॉर्मल क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। अब आज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग हमारे पास रह गया है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पॉइंट 1 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, angle of reflection and point of incidence that all lies in the same plane। इसी को हम लोग बोलते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं लॉ शुरू से ही लिखवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो ये हमारे पास हो गया था। आगे जाते हैं। हाँ, तो आज मेरे पास रह जाएगा कि इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर कैसे होगा, रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है ना। रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। इसके बाद कहाँ गया, ये जल्दी स्लाइड ही नहीं हो रहा है। हाँ, फिर आई के बारे में थोड़ा सा हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, तो कोशिश करेंगे, देखते हैं जहां तक हमारे पास पॉसिबल होता है। लेट्स स्टार्ट कि आज क्या कर पाते हैं, है ना। अगर आई तक पहुंचेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो लेट विल इंडिया। ओके ठीक है, तो मैं फिगर फिर से बना देता हूं। एक बार लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग फिर से देख लेते हैं। लाइट, और लाइट में हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, करेक्ट। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में ये हमारा हो जाता है, लेट सपोज दैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस, है ना। इसको हम लोग मान लेते हैं इंसिडेंट रे, ये हो गया इंसिडेंट रे। इसको हम लोग मान लेते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ये हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्टेड रे। एंड ये जो लाइन होगा दिस विल बी कॉल्ड एज नॉर्मल, दिस विल बी कॉल्ड एज नॉर्मल। और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस से कितना एंगल बनाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, और इनके बीच का जो एंगल होगा, दैट एंगल दिस विल बी कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस एंगल विल बी कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे कुछ ऐसा आएगा और रिफ्लेक्ट होकर के ऐसा चला जाएगा। इधर कोई मीडियम होगा, है ना, तो इसका नाम ले लेते हैं, कोई भी मीडियम हो सकता है, तो इसका एक नाम देते हैं मीडियम 1, करेक्ट। कभी कभी रिफ्लेक्टिंग सरफेस को ऐसे भी दिखाया जाता है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि दिस शोज द मिरर। अगर ऐसा अगर आपको दिखा दिया जाएगा तो ये हो जाएगा मिरर, करेक्ट। इसको हम लोग बोलते हैं मिरर। ओके,
सो अब बात करते हैं लॉज के ऊपर कि लॉज क्या बोलता है ना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। कल हम लोगों ने टर्म्स के बारे में, ये क्या हो गया, ये लग है इसका, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सारे टर्म्स के बारे में स्टडी कर लिया था, कौन कौन सा टर्म्स है उसके डेफिनेशन भी मैंने बताया था, शायद याद हो गया होगा तो कोई बात नहीं, मैं कभी भी पूछ सकता हूं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ क्या था, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंट, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंट नहीं, हाँ, इंसिडेंट रे नॉर्मल कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड point of incident or point of incident all lies in same plane, lies in same plane, same plane। अब देखिए इसका मतलब साउंड स्लो है, आई नो, कोई बात नहीं है, आप ईयरफोन इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इन सब का मतलब क्या हो गया कि ये जो भी इंसिडेंट रे है, ये जो नॉर्मल है, ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये सब के सब एक ही प्लेन में लाई करेंगे। एक ही प्लेन का मतलब क्या हो जाता है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा बुक है ना, ये जो इंसिडेंट रे है ये कुछ ऐसा आया तो रिफ्लेक्शन होगा, ये कुछ ऐसा होगा, ये आउट ऑफ द प्लेन नहीं होगा। आउट ऑफ द प्लेन मैं आपको कैसे बताऊं, कोशिश करता हूं आपको प्लेन समझाने के लिए। देखिए ये बुक दिख रहा है आपको, है ना, तो ये जो मेरा मोबाइल फोन है, दिस वी विल बी कॉल्ड एज अ प्लेन, करेक्ट। जैसे मान लीजिए कि ये लाइट जो आया वो इस कॉर्नर से ऐसा लाइट इंसिडेंट हो गया और इस कॉर्नर से ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया, करेक्ट। तो अगर मैं इसको किसी ब्लेड से काटूं या इसके मैं एक व्यू को देखूं तो ये सारे के सारे एक ही प्लेन में कवर हो जाएंगे। अब मान लीजिए कि ये लाइट आता इंसिडेंट यहां से होता है और रिफ्लेक्ट कहीं ऐसा हो जाता बाहर की तरफ, ये जो पेन दिख रहा है ना इधर की तरफ, तो इसको हम लोग बोलते हैं आउट ऑफ प्लेन। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? तो एक प्लेन का मतलब क्या हो गया कि अगर आप इन सबको एक ज्वाइन करेंगे तो इसका कोई भी थिकनेस नहीं आएगा। या बोल सकते हो कि अगर मैं इन दोनों को एक साथ में कट करना चाहूं तो एक ही बार में आरी से एक ही बार में इस पूरे दोनों प्लेन को एक साथ में कट कर सकते हैं, दोनों लाइन को एक साथ में कट कर सकते हैं। क्या ये मेरी बात समझ में आई सबको? प्लेन किसको बोलते हैं? जिसका कोई भी थिकनेस ना हो, करेक्ट। जिसका कोई भी थिकनेस ना हो उसको हम लोग प्लेन बोलते हैं। तो ये जो एंगल ऑफ जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, इनका ये सब के सब एक ही प्लेन में लाई करते हैं। इसमें किसी को डाउट है क्या? ये पॉइंट समझ में आया सबको? आलोक, रौनक, कर्तव्य, Yes, sir. The point is clear. ओके, Yes, sir. अलीवास, अनीस, ठीक है, ओके चलिए, ओके नेक्स्ट मूव ऑन टू द पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है? जो सेकेंड लॉ है वो ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मोस्टली आप लोग क्रिकेट खेलते हो ना? Yes, sir. ठीक है, तो जब आप लोग क्रिकेट खेलते हो तो आप लोग ऑब्जर्व किए होंगे एक बार कि जो आप बॉल थ्रो करते हो, है ना, बॉल थ्रो करते हो तो कैसे आता है? देखो, बॉल यहां से ऐसा बॉल आप फेंकते हो, ऐसा, हाँ, स्ट्राइक करता है एंड देन फिर ये ऐसा बॉल बाहर निकलता है। कभी ऐसा हुआ है क्या कि आपने बॉल को ऐसा फेंका और फिर ये जंप करके ऐसा चला गया? अगर ये कोई गड्ढा ना हो तो, मैं प्लेन सरफेस की नॉर्मली मैं बात कर रहा हूँ, इट माइट बी पॉसिबल कि आपने बॉल फेंका और ये ऐसा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर जाए, बट अगर ये प्लेन सरफेस है तो जब भी आप बॉल फेंकोगे सेम उसी डायरेक्शन में सिमेट्रिसिटी के साथ ये बॉल वापस से रिटर्न हो जाता है, बाउंस बैक करता है, होता है ना ये ऐसा। द सेम लॉज फॉलो विद द लाइट ऑल्सो। लाइट को भी जिस एंगल से आप इंसिडेंट कराओगे, जिस एंगल से आप प्रोजेक्ट करोगे, उसी एंगल से ये बाहर भी निकल जाता है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. हाँ, स्पिन करके अगर Yes, थ्रो sir. होगी तो वो अलग बात है, लेकिन अब लाइट को कौन स्पिन करके फेंके, है ना? लाइट को कोई स्पिन करके फेंकता नहीं है ना, लाइट आता है तो स्ट्रेट लाइन में आता है। आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रेट लाइन, नॉट कि सर थोड़ा सा हाथ ऐसा घुमा देंगे, सर थोड़ा सा हाथ ऐसा घुमा देंगे। वैसे तो बहुत सारे केसेज है, पर लाइट को वैसा नहीं कर सकते ना। लाइट का तो ये प्रॉपर्टी है कि इट मूव्स इन ए स्ट्रेट पाथ। तो जब भी ये सीधे पाथ में आता है तो स्ट्रेट लाइन की हम लोग बात कर रहे हैं, लाइट स्ट्रेट लाइन में ये इंसिडेंट होगा, स्ट्रेट लाइन में ये बाहर निकल जाएगा, करेक्ट? तो यही है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। शॉर्ट में इसी पॉइंट को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ये जो आई है, दिस आई इज बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। आपको एग्जाम्पल में कभी कभी ट्विस्ट लाने के लिए ये लोग क्या कर सकते हैं, आपको एंगल बदल सकते हैं और फिर पूछेंगे व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फॉर एग्जांपल आप ये बताइए कि ये हमारे पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये है हमारे पास नॉर्मल, और ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ऐसे आया ऐसे चला गया। इफ दिस एंगल इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, देन फाइंड, फर्स्ट फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंट, दैट इज एंगल आई, सेकंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बताइए दोनों का आंसर क्या होगा? ओके, समीर गॉट इट। नहीं अभिनव, इसमें बी ऑप्शन है ही नहीं ना। अलियाबाद 30। तनिषा अनम्यूट करके आप बता सकते हो कि आपने ऐसे आंसर कैसे दिया, मीन्स आपका 60 डिग्री कैसे आया? Sir, I was wrong, I thought. Cause no, sir, I was wrong. Cause linear propagation of a light होगा ना? सॉरी, Sir, I was wrong. So give me some ओके time. ओके I'll ओके answer. ओके ओके, नो प्रॉब्लम। कर्तव्य आप बताइए। एंगल ऑफ इंसिडेंट 60 डिग्री है। कर्तव्य, और यस सर, एंगल ऑफ इंसिडेंट 60 डिग्री है, इसलिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे भी 60 डिग्री है। तो आपने बताया 60 डिग्री, 60 डिग्री कैसे होगा? वहां पे आप लिखे हैं 60 हाँ जी, डिग्री, वहां पे आप 60 डिग्री लिखे हैं। 60 डिग्री नहीं होगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो ये वाला एंगल होता है ना। क्योंकि ये टोटल एंगल है हमारे 90 डिग्री, उसमें से ये एंगल दिया गया है 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो पहले वाले का आंसर हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब चूंकि सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से हमें पता है कि एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर होता है, एंगल ऑफ आर भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। क्या ये सबको क्लियर है? समझ में आई ये बात? ओके,
ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। तो ये हो गया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। अब हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन की। लॉज ऑफ क्लियर में किसी को लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में किसी को दिक्कत नहीं है ना? नहीं, ओके चलिए। सो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, देखिए मेनली रिफ्लेक्शन को हम लोग दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। कौन कौन से? दैट इज रेगुलर एंड इरेगुलर। हाँ, इसमें दो ही लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दो ही है। फर्स्ट लॉ यही बोलता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे एंड पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। दिस इज द लॉ नंबर 1। एंड सेकंड लॉ यही है कि दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दैट इज द सेकंड। ओके, सो रिफ्लेक्शन को हम लोग मोस्टली दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन, एंड सेकेंड irregular रिफ्लेक्शन। irregular रिफ्लेक्शन, स्नेल्स लॉ अभी आप लोगों को नहीं पढ़ना है, वो रिफ्रैक्शन में आता है, रिफ्लेक्शन में नहीं आता है। ये कर्तव्य आप लास्ट में हमसे पूछ लीजिएगा, अभी नहीं, क्लास खत्म होने के बाद। वैसे तुम बताओ, ये तुम जाने कहां से? इरेगुलर रिफ्लेक्शन को हम लोग डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अब इन दोनों में डिफरेंस समझिए। रेगुलर मतलब आप समझ ही रहे हो, है ना। रेगुलर पैटर्न बनता है, मतलब एक जैसा पैटर्न बनेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे रेगुलर। और अगर एक जैसा पैटर्न नहीं बना तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इरेगुलर, है ना। तो पहला टॉपिक होगा हमारा फर्स्ट वन, दैट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन, देखिए मेनली जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है ना, ये स्मूथ सरफेस पर होता है, हाँ? इट हैपेंस on a smooth reflecting surface, a smooth reflecting surface। जहां पर अगर सरफेस स्मूथ हो, है ना, वहां पर ये रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अगर सरफेस आपका स्मूथ हो तो आपका जो रिफ्लेक्शन होगा ये भी रेगुलर शेप में होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक सरफेस है ना, अगर ये स्मूथ होगा तो ये जो पैरेलल लाइंस जितने भी इंसिडेंट होंगे, जितने भी इंसिडेंट रे पैरेलल लाइंस आएंगे, इन सब का एंगल ऑफ इंसिडेंट सेम होगा, दैट इज एंगल आई, है ना, एंगल आई। वैसे ही ये सब जितने भी पैरेलल लाइंस का आप लोग जानते हो ना, ये कुछ रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं, पैरेलल लाइंस के बारे में जानते हो कि नहीं? मैथ्स तो आप लोग पढ़ते हो बहुत, है ना। यस सर। होगा कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में हमेशा इंटीरियर एंगल बराबर होता है, तो ये यस सर। एंगल आई होगा तो ये भी आई होगा, ये भी आई होगा, है ना। तो जब एंगल आई सबका अगर आपका
इंसिडेंट एंगल सबका आई है तो इनका रिफ्लेक्शन एंगल भी सबका क्या हो जाएगा, ये भी सबके लिए सेम होगा, एंड दैट विल बी द इक्वल्स टू एंगल आर। इसके लिए भी क्या हो जाएगा, आर, है ना, इसके लिए भी क्या हो जाएगा, ये आर। तो ध्यान से देखिए, अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, करेक्ट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और ये जो सरफेस है, इस सरफेस को हम लोग बोलते हैं स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, है ना। इसी को हम लोग प्लेन मिरर भी कहते हैं। आप बोल सकते हो कि ये एक प्लेन सरफेस है। अगर ये रिफ्लेक्टिंग होगा तो इसको हम लोग बोल देंगे प्लेन मिरर। तो आप इसको प्लेन मिरर भी बोल सकते हो। प्लेन मिरर से जो हमारा रिफ्लेक्शन होता है वो रेगुलर शेप में होता है। आई बात समझ में? क्या इसमें किसी को डाउट है? है ना? नहीं, रेगुलर रिफ्लेक्शन में देखो, नॉर्मल भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, हर एक पॉइंट पर नॉर्मल क्या होगा, पैरेलल होगा। हाँ, जो इंसिडेंट रे अगर 2 या 3 या मोर देन 2 और 3, जो भी इंसिडेंट रे पैरेलल इंसिडेंट होंगे वो पैरेलली रिफ्लेक्ट भी होंगे। यही प्रॉपर्टी है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन का, है ना। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन के वजह से ही जो इमेज बनता है, हाँ प्लेन मिरर इसको बोलते हैं समीर, प्लेन मिरर। मिरर मतलब वो क्या होता है, स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हम लोग प्लेन मिरर बोलते हैं, है ना। तो अगर ये सरफेस आपका ऐसा हॉरिजॉन्टल होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे प्लेन। अगर ये कर्व होगा, जैसे मान लीजिए कि अगर आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कुछ आपका ऐसा है ना, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसा है, सो इन दैट केस दिस विल बी नोन एज कर्व मिरर, या कर्व मिरर नहीं, इसको हम लोग स्फेरिकल मिरर कहते हैं। दिस विल बी कॉल्ड एज स्फेरिकल मिरर। स्फेयर जानते हो क्या? मैथ्स में नाम सुने हो स्फीयर का? यस सर। तो अगर किसी स्फीयर को अगर आप काट दोगे, है ना, आपका स्फीयर ऐसा होता है गोल, अगर इस स्फीयर को बीच में से काट दोगे तो ये आपका स्फीयर कितना बचेगा? ये पोर्शन को आप हटा दो, ये जो पोर्शन है इतने पोर्शन को आप हटा दीजिए, ले पूरा हट गया। ये कुछ हमारा ऐसा था, ये जो पोर्शन है इतने पोर्शन को हटा दोगे तो ये आपका मिरर कैसा बच जाएगा? ऐसा बचेगा। इसके बाहर के सरफेस को या तो पॉलिश कर दीजिए, है ना, या इस सरफेस के अंदर वाले सरफेस को पॉलिश कर दीजिए। ये दोनों ही केस में रिफ्लेक्टिंग मिरर का काम करेंगे और इसको हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। एक का नाम है कॉनकेव और दूसरे का नाम है कन्वेक्स। ये आप लोगों को अभी पढ़ना नहीं है, फिर भी बता देता हूं। ये जो अंदर से जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनर वाला है, दैट विल बी नोन एज, दिस इज कॉल्ड एज कॉनकेव। और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटर होगा, है ना, या बोल सकते हो कि जिसका पेट बाहर निकला हुआ रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स। ये बेचारा खुद कुपोषण का शिकार है और ये खा पी करके बहुत ही तंदुरुस्त है। तो ये हो गया कन्वेक्स और ये हो गया कॉन्केव। अच्छा, 7th में था क्या और 8 में नहीं दिया है? अच्छी बात है, अच्छी बात है कि तुम लोग याद भी करके रखे हो। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये हो गया कॉनकेव और ये हो गया कन्वेक्स, इतना तो पता है, ठीक है। तो ये स्फेरिकल मिरर हो गया और ये क्या हो गया? ये हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन मिरर। हालांकि दोनों ही जगह से आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन ही मिलता है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन जहां से मिलेगा उसी को हम लोग बोलेंगे क्या? मिरर। ठीक है,
जिस सरफेस से हमें रेगुलर रिफ्लेक्शन मिले उसको हम लोग मिरर बोलेंगे, करेक्ट? ठीक है, आगे बढ़े, यहां तक सबको क्लियर है ना? ओके अंशुल, वेरी गुड। और किसी को कुछ डाउट है क्या? नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इरेगुलर, इरेगुलर रिफ्लेक्शन किसको बोलेंगे? सेकंड, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन हम लोग किसको बोलेंगे? देखिए, अगर कोई भी अगर सरफेस है, अगर उस सरफेस के हर एक पॉइंट पर अगर उसके नॉर्मल आपस में पैरेलल नहीं होंगे तो वहां से होने वाला रिफ्लेक्शन क्या होगा? हमेशा इरेगुलर शेप में होगा। फॉर एग्जांपल, ये अगर कोई सरफेस है हमारा, अगर मैं इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करता हूं तो ये कुछ सपोज दैट कि ये नॉर्मल कुछ ऐसा ड्रॉ होगा, है ना? अगर मैं इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करना चाहता हूं तो ये कुछ ऐसा होगा। अगर मैं इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो ये कुछ ऐसा होगा, है ना? इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो ये कैसा होगा? ऐसा होगा, तभी जाकर के ये 90 डिग्री होगा। तो क्या ये सारे के सारे नॉर्मल आपस में पैरेलल दिख रहे हैं? पैरेलल ये नहीं नो दिख सर। रहे। इसलिए अगर इन पर अगर हम लोग पैरेलल लाइन अगर इंसिडेंट भी कराते हैं, लेट सपोज कि अगर यहां से कोई भी पैरेलल लाइन अगर हम लोग इंसिडेंट भी कराते हैं तो देखते हैं क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि ये पैरेलल लाइन हमने सर इंसिडेंट डिफरेंट कराया, डायरेक्शंस में जाएगा। हो गया भाई। हाँ, ये एक लाइन हमने इंसिडेंट कराया, एक लाइन इसी के पैरेलल एक और इंसिडेंट कराते हैं, ये कुछ ऐसा हो गया। दिख तो नहीं रहा है पर मान लेते हैं, हाँ अब ये इंसिडेंट हो गया। जस्ट इसी के पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये कहाँ जा रहा है? उधर। अभी तो 3 ड्रॉ किया था, हाँ ये हो गया। ये जो तीन जो लाइन जो आपको दिख रहा है, ये तीनों लाइन पैरेलल है, लेकिन इन तीनों का एंगल ऑफ इंसिडेंट अलग अलग है ना? इन तीनों का एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है? अलग अलग है। अगर यहाँ पर कंसीडर करें तो एंगल ऑफ इंसिडेंट हो जाएगा आई के बराबर। ये कलर प्रॉपर दिख नहीं रहा है, ये ले लेते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाए तो ये हो जाएगा I2 के बराबर। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है तो ये हो जाएगा I3 के बराबर। तो करस्पॉन्डिंग जो इनका रिफ्लेक्टेड रे जो होगा, रिफ्लेक्टेड लाइट जो होगा, तो मान लीजिए यहाँ से जो लाइट रिफ्लेक्ट हुआ ये कितना हो जाएगा? दैट विल बी द इक्वल्स टू I1, है ना? यहाँ से जो रिफ्लेक्ट होगा दैट विल बी द इक्वल्स टू I2, ये I2 के बराबर होगा। और ये जो लाइट रिफ्लेक्ट होगा ये कुछ I3 के बराबर होगा। सो यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है I1 इज नॉट इक्वल्स टू I2, not equals to I3. Similarly, R1 is not equals to R2, not equals to R3. Hence, angle of hence reflected rays are not parallel, है ना? इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या ये क्लियर है सबको? किसी को डाउट है इसमें? है ना? अगर सरफेस आपका स्मूथ नहीं हो, रफ है, तो रफ सरफेस से जो भी इंसिडेंट होगा, जो भी रेज इंसिडेंट होगा वो अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होंगे, वो एक रेगुलर पैटर्न नहीं बनाएंगे। रेगुलर में कैसा पैटर्न बन रहा था? देखो सारे के सारे रिफ्लेक्टेड एक दूसरे के पैरेलल बन रहे थे,
यहां पर कोई एक दूसरे के पैरेलल नहीं हो रहा है। रौनक क्यों? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फेल क्यों हो जाएगा? अगर पार्ट नंबर 1 की बात करें, सिर्फ इतने दूर की अगर आप बात करोगे तो देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस वुड बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर जिस एंगल से वो इंसिडेंट होगा उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगा। तो करस्पॉन्डिंग I1 के करस्पॉन्डिंग जो रिफ्लेक्शन हो गया वो R1 हो गया, या R1 को आप बोल सकते हो दैट विल बी द इक्वल्स टू I1, ये R2 को आप बोल सकते हो दैट विल बी द इक्वल्स टू I2, है ना। ये R3 किसके बराबर हो जाएगा? I3 के बराबर हो जाएगा। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये फॉलो करेगा। नहीं, फेलियर नहीं होता है रौनक। आई होप ये क्लियर होगा आपको पॉइंट। इन तीनों का एंगल ऑफ इंसिडेंस ही अलग अलग है। भले ही ये पैरेलल लाइंस हैं, लेकिन ये नॉर्मल के साथ अलग अलग एंगल बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हर एक पॉइंट पर अलग अलग डायरेक्शन में नॉर्मल है। नॉर्मल खुद ही रेगुलर नहीं है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं हो रहा होगा, है ना। इसलिए करस्पॉन्डिंग जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा ये सबका अलग अलग होगा। तो सारे लाइट अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या ये क्लियर है सबको? किसी को डाउट है क्या यहां तक? नो सर। किसी को डाउट है? यस नो बोलिए। नो सर। नो सर। कनिष्क, अंशुल, ओके। कनिष्क, रौनक, अली, ओके, ग्रेट। चलिए, ठीक है, अच्छी बात है। तो ये हो गया हमारा इरेगुलर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। समीर बोलिए, कौन से डायग्राम में दिक्कत है? इस डायग्राम में क्या? फिर से बनाओ, कोई बात नहीं है, फिर से बना देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, फिर से बना देते हैं। ये देखो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ज्यादा नहीं बनाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। इसलिए तो देखो, ऐसा है, ऐसा ऐसा, ये क्लियर है ना। तो किसी भी पॉइंट पर आपको पता होगा कि अगर, चलो ये भी नहीं बनाते हैं, थोड़ा सा और रफ बना देते हैं, ये थोड़ा आपको स्मूथ दिख रहा होगा, और थोड़ा सा रफ बना देते हैं, ऐसा। अब रफ दिख रहा है ना। अब दिखाते हैं इस पर पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइन कैसे आएगा? ये मान लीजिए कि एक पैरेलल लाइन ऐसे आता है, ये मान लीजिए कि इसी के पैरेलल एक और इंसिडेंट रे इधर से आ गया, है ना। फिर एक पैरेलल रे कुछ ऐसा आता है, कुछ ऐसा आता है। अब इन सारे पॉइंट पर मैं नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ। इस पॉइंट पर नॉर्मल कैसा होगा? ऐसा होगा। इस पॉइंट पर नॉर्मल आपको कैसा दिखेगा? ये कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब ये ऑलमोस्ट इसके बराबर ही होगा। तो कोई बात नहीं, आप समझ सकते हो ये नॉर्मल है। यहाँ पर भी जो आपका नॉर्मल होगा ये भी कुछ ऐसा ही दिखेगा, है ना। ये नॉर्मल हो गया। So this will be angle of incidence. Here this will be angle of incidence, and here this will be angle of incidence. These all incident rays are parallel to each other. Samir, these all are parallel to each other. और इनका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो सब अलग अलग होगा। लेट सपोज यहाँ पर I1 है, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ I2 है, और यहाँ पर मैं मान लेता हूँ I3 है। सो एज पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो यहाँ से लाइट जो रिफ्लेक्ट होगा वो भी करस्पॉन्डिंग आपका ऐसे ही कुछ रिफ्लेक्ट होगा, लाइक दिस वन, है ना। ये जो एंगल ऑफ I1 है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो R होगा दैट विल बी द इक्वल्स टू I1, है ना। ये जो I2 है इसी को हम लोग बोलेंगे R इज इक्वल टू I2, और यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन होगा दैट विल बी R इज इक्वल टू I3, है ना। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, दिस ऑल आर नॉन पैरेलल, है ना। ये जितने भी रिफ्लेक्टेड रे आपको दिख रहे हैं, ये वाला और ये वाला,
ये सब के सब नॉन पैरेलल है। अगर आप देखोगे इसको, अगर आप प्रोड्यूस करोगे तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को बाइसेक्ट कर लेंगे, कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो अगर ये पैरेलल होता तो कहीं मिलते नहीं, लेकिन ये पैरेलल नहीं है, इसलिए ये जाकर के किसी ना किसी पॉइंट पर जाकर के ये मिल जाएंगे। नाउ होप कि ये फिगर आपको क्लियर होगा। समीर, फिगर में और कोई डाउट है क्या? समीर, ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। इमेज फॉर्मेशन की हम लोग बात करते हैं, कोशिश करते हैं। इमेज कैसे बनता है और इमेज कितने टाइप का होता है, इसके बारे में अपन लोग बात करते हैं। इमेज आप लोग पढ़ चुके हो क्या 7th में कुछ? इमेज के बारे में आप लोग 7th में कुछ जान रहे हो क्या? पढ़े हो इससे पहले भी? नहीं, ओके, फिर ये आप लोगों के लिए एकदम बिल्कुल नहीं होगा। इमेज आप लोग सबको पता है कि इमेज किसको बोलते हैं, चित्र, है ना? तो जो लाइट रिफ्लेक्ट होता है उसका इमेज हमारी आंखों तक बनता है। अब इमेज बनता है इसका मतलब जैसा वो ऑब्जेक्ट है वैसा ही इमेज हमारी आंखों में बन रहा होगा, तभी तो हमें वो ऑब्जेक्ट एग्जैक्ट नजर आता है। करेक्ट? सही है ना? सो इमेज क्या होता है? जब दो लाइट, मिनिमम दो लाइट आपस में मिलते हैं एक पॉइंट पर, तो वो इमेज फॉर्म करता है। क्या? फिर से बोल रहा हूं, जब मिनिमम दो लाइट आपस में मिलते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है, हाँ, और ये ऑब्जेक्ट से निकलने वाला कोई दो लाइट अगर इस पॉइंट पर जाकर के मिल रहा है, देन इस पॉइंट पर ये इमेज फॉर्म करेगा, है ना? ये इमेज होगा। तो इसके लिए मिनिमम कितने चाहिए? दो लाइट। तो क्या दो ही लाइट चाहिए? ना, इनफाइनाइट लाइट जाकर के मिल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मिनिमम कितने चाहिए? दो लाइट। तो जब भी हम लोग इमेज बनाएंगे कोशिश करेंगे कि दो लाइट एटलीस्ट मिले, तभी जाकर के वो इमेज फॉर्म होगा। करेक्ट? अब ये लाइट एक्चुअल में भी जाके मीट कर सकते हैं, वर्चुअली भी जाके मीट कर सकते हैं। वर्चुअली इन द सेंस, जैसे मान लीजिए कि यहां से दो लाइट दो अलग अलग डायरेक्शन में निकलते हैं। जैसे एक लाइट रिफ्लेक्ट हो गया तो वो गया इधर, और दूसरा लाइट जो रिफ्लेक्ट हुआ वो गया इधर। करेक्ट? सो ये दूर जाकर के तो आपस में मिलेंगे नहीं, ये दूर जाकर के आपस में मिलेंगे नहीं, तो इनको हम लोग पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं, पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं, और ये कहीं ना कहीं मिलते हुए नजर आएंगे। मान लीजिए अगर ये इस पॉइंट पर मिल रहे हैं तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? इमेज। बट इन दोनों में एक फर्क है, यहां पर लाइट एक्चुअल में जाके मिल रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे रियल इमेज, और यहां पर जो लाइट है ये वर्चुअली मिट रहा है, मतलब जबरदस्ती हम लोग इसको मिला रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज। आई बात समझ में? वर्चुअल इमेज। सो मेनली जो इमेज है, इमेज को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा? इमेज का कोई भी दो पार्ट हो सकता है, और वो पार्ट होगा, फर्स्ट वन इज, दैट इज रियल इमेज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज। फर्स्ट वन इज रियल इमेज। रियल इमेज किसको बोलेंगे? when two light ray actually meet, एक्चुअली नहीं बोलिए, इसको रियली बोलिए। where two light ray really meet to form an image, is called
real image, is called real image. Correct? दूसरा जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्चुअल इमेज. दिस इज कॉल्ड एज वर्चुअल इमेज, है ना? when light rays seems to meet at a point, then it is called virtual image. ठीक है? तो दो तरह का इमेज होता है, एक हो जाता है रियल इमेज और दूसरा जो होता है वो होता है वर्चुअल इमेज. जब लाइट सच में जाकर के मिलेगा तो वो रियल इमेज को फॉर्म करेगा. जब लाइट ऐसा लगेगा कि हाँ मिल रहा है पर मिलता नहीं है, ऐसा लगेगा कि मिल रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज. करेक्ट? क्लियर है? ये किसी को डाउट है? क्लियर है? ओके. उसके बाद लाइट जो इमेज है, इमेज के कुछ ओरिएंटेशन के रिलेटेड प्रॉपर्टी होता है. जैसे कुछ टर्म्स जो होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं इमेज के लिए. वो मैं लिख रहा हूं, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे इस्तेमाल किया जाता है इरेक्ट इमेज, है ना? इरेक्ट टर्म, ERECT, इरेक्ट इमेज. इरेक्ट मतलब क्या हो जाता है? जैसे मान लीजिए कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है, मतलब आदमी कुछ ऐसा खड़ा है ना? आदमी का दो पैर ऐसा है. अगर इसका इमेज सेम एज इट इज, जैसा ये खड़ा है वैसा ही बन रहा है, हेलो, दिख रहा है क्या? No, sir. ओके. अभी थोड़ा लाइट कट हो गया, तो वापस से फिर से लाने में मुझे टाइम लगेगा. ओके. सो जो छपरा में है उनको पता है लाइट कट हो गई है.
हाँ, तो वॉइस क्लियर है आई होप। मैं क्या बता रहा था, भूल गया क्या बता रहा था मैं। Sir, important terms about image. हाँ हाँ हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इमेज। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मैं जो सबसे पहला पॉइंट हाँ बता रहा हूँ, इसमें जो सबसे पहला पॉइंट था वो ये था, फर्स्ट वन इज इरेक्ट इमेज। इरेक्ट इमेज, और इरेक्ट इमेज में क्या होता है, इरेक्ट इमेज में होता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर ये हमारा सरफेस पर और इस पर एक आदमी ऐसा खड़ा है जिसका सर ऊपर है, ऑब्वियसली खड़ा है तो सर कुछ ऊपर ही होगा, ऐसा कुछ खड़ा है ना। दिस इज हेड, मान लीजिए इसका नाम ए है और इसका नाम बी है। हाँ लाइट गया है तो चलिए मैं अपने मोबाइल से कनेक्ट किया हूँ, तो मोबाइल के नेटवर्क पे हम सभी जिंदा हैं। सो इतना ही थैंक्स बोलिए कि आवाज आ रहा है। सो वेट, थोड़ी देर में शायद लाइट आ जाए, ठीक हो जाएगा। तो ये ए है और ये है बी। अगर मुझे इसका इमेज बनाना है ना, मान लीजिए इसका इमेज फॉर्म हो रहा है ऐसा, इधर इधर कहीं इसका इमेज बन रहा है, जिस वजह से भी बने पर अगर इसका इमेज बन रहा है और ये इमेज जस्ट एज इट इज, जैसा ये खड़ा है वैसा ही अगर इमेज बना हुआ है, जैसा हेड ऊपर है वैसे हेड ऊपर है इसमें भी, तो ये जो इमेज बनेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इरेक्ट इमेज, है ना, इरेक्ट इमेज। क्लियर। जैसे आप एग्जांपल में बता दूं, जैसे आप मिरर में देखते हो, आप अगर बाल झाड़ने के लिए मिरर के सामने खड़ा होते हो और आपका इमेज मिरर में मुंडी नीचे पैर ऊपर दिखाए तो कैसा लगेगा। सो एग्जांपल के तौर पे मैं बोल सकता हूं, एग्जांपल इमेज formed by plane mirror, है ना, उसको हम लोग प्लेन मिरर भी बोलते हैं। तो प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होता है वो कैसा होता है, इरेक्ट होता है। कैसा होता है, इरेक्ट होता है। ओके, सेकंड पॉइंट, इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड इमेज क्या है, सिर्फ इमेज, इन्वर्टेड इमेज। तो इन्वर्टेड इमेज किसको बोलेंगे, जैसे मान लीजिए कि आप सेम एज इट इज पहले जैसे खड़े थे वैसे ही आप अब भी खड़े हो, सर ऊपर है, दोनों पैर नीचे हैं, और जो आपका इमेज है ये आपका उल्टा बन रहा है, मतलब सर अब नीचे हो गया, है ना, हाथ ऐसा उल्टा हो गया और ये आपका पैर कुछ ऐसा बन गया, है ना। मान लीजिए आपका टॉप टू हाइट, ये मैंने नाम ऐसा दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ए और ये हो जाएगा बी, है ना। इस तरह का जो इमेज फॉर्म होगा ये इमेज को हम लोग क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड इमेज बोलेंगे, इन्वर्टेड इमेज, है ना। जैसे अगर पानी में, अगर आप पानी के बगल में अगर आप खड़ा होते हो तो आपका जो इमेज बनता है वो इन्वर्टेड बनता है, करेक्ट। तो ये हो गया इन्वर्टेड इमेज। एक होता है टर्म जिसको हम लोग बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन, ये भी एक टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन भी आपके प्लेन मिरर के केस में ही होता है। लैटरल इन्वर्जन का मतलब क्या हो गया कि अगर आप लेफ्ट हैंड उठाते हो तो इमेज में राइट हैंड उठेगा, है ना, और अगर आप राइट हैंड उठाते हो तो इमेज में लेफ्ट हैंड उठेगा, है ना। अगर आप कोशिश करोगे कि आपको ये राइट साइड में राइट नोज को अगर आपको टच करना है तो इमेज में आपको देखेगा कि आप क्या टच कर रहे हो, लेफ्ट नोज को आप टच कर रहे हो। ट्राई करना, कभी कोशिश करना, अगर आप मिरर के सामने खड़ा होकर के
अगर आप कोशिश करोगे कि मैं ये राइट हैंड उठाऊं तो इमेज में आपको दिखेगा कि ये लेफ्ट हैंड उठ रहा है ना। तो ये इसी को हम लोग बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन, है ना। लेफ्ट looks like right and right becomes left, इसी को हम लोग बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। और ये कहाँ होता है? ये होता है एग्जाम्पल आपका प्लेन मिरर के केस में, इन केस ऑफ प्लेन मिरर, ठीक है। नहीं, कॉनकेव मिरर में लैटरल इन्वर्जन नहीं होता है, होता है क्या? उनमें शायद नहीं होता है, प्लेन मिरर में होता है, इतना मुझे पता है। इसमें कोई डाउट नहीं है ना? ये 3 पॉइंट है, आपको याद रखना है। इरेक्ट इमेज किसको बोलते हैं, इन्वर्टेड इमेज किसको बोलते हैं, लैटरल इन्वर्जन किसको बोलते हैं, ओके। और क्या था इसमें पॉइंट? रियल इमेज क्या होता है और इन वर्चुअल इमेज क्या होता है। ये 5 पॉइंट मैंने बताया है इमेज के बारे में। रियल इमेज, हाँ रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगा, वो मैं मान सकता हूँ, इन्वर्टेड इमेज बनेगा, बट लैटरल इन्वर्जन होता है ये मैं नहीं जानता। लैटरल इन्वर्जन नहीं होता, लैटरल इन्वर्जन आपका होता है प्लेन मिरर के केस में। अभी अपन लोग डिस्कस करते हैं, एक फिगर हम लोग बनाने जा रहे हैं जहां पर आपको एक वर्चुअल इमेज बनता हुआ दिखेगा, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये जो नेक्स्ट स्लाइड है इस पर आगे बनाते हैं। नेक्स्ट है हाउ डज इमेज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। हाउ डज इमेज फॉर्मेशन takes place। इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है? देखिए एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लेंगे सबसे सिंपल सा एग्जाम्पल, और वो है प्लेन मिरर का, है ना। एग्जाम्पल हम लोग लेंगे किसका? प्लेन मिरर का लेंगे। एग्जाम्पल इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। अब देखिए इमेज को देखने के लिए लाइट चाहिए, है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस चाहिए, और साथ साथ में क्या चाहिए? आंख भी तो चाहिए, तभी तो जाकर के हम लोग इमेज देखेंगे ना। अगर आंख ही नहीं है तो हम लोग इमेज को पता क्या चलेगा? अगर मेरे हाथ में ये जो पेन है, ये पेन को मैं इसलिए देख पा रहा हूं क्योंकि इस पेन से जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है ये हमारी आंखों तक आ रहा है। एटलीस्ट मिनिमम 2 लाइट तो आ ही रहा है, उसके बाद इनफाइनाइट लाइट आ रहे होंगे, बट मिनिमम 2 लाइट तो आ ही रहे होंगे, है ना। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ से आंख हटा देता हूँ, मतलब ये पेन को मैं इधर साइड में रख लेता हूँ, तो क्या इसका इमेज नहीं बन रहा होगा? अभी भी बन रहा होगा, है ना। कहीं ना कहीं तो ये इमेज बना रहा होगा, पर वहां पर हमारी आंखें नहीं है, इसलिए मैं इस चीज को नहीं देख पा रहा हूं। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो लाइट तो चाहिए, रिफ्लेक्टिंग बॉडी भी चाहिए, जहां से लाइट को रिफ्लेक्ट करना है ये रिफ्लेक्टिंग बॉडी भी चाहिए, एंड थर्ड क्या चाहिए? हमारी आंखें भी चाहिए वहां पर, तभी जाकर के हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। तो मान लीजिए कि अगर ये हमारा एक प्लेन मिरर है, अगर कोई हमारा ये एक ऐसा प्लेन मिरर है, ओके, और यहां पर एक ऑब्जेक्ट है,
यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसा ऑब्जेक्ट से बढ़िया है कुछ लेटर लिख देता हूं, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है ऐसा रखा हुआ है, बेचारा आदमी है, खड़ा है, इसका नाम है ए और इसका नाम है बी, है ना। तो ए पॉइंट से एक लाइट इंसिडेंट होता है, मान लीजिए ए पॉइंट से एक लाइट इंसिडेंट होता है और ये रिफ्लेक्ट होके जाता है यहां पर, करेक्ट। ये कुछ ऐसा आ गया, दिस इज नॉर्मल 90 डिग्री। एक लाइट आता है कुछ ऐसा, एक लाइट कुछ आता है ऐसा, ये नॉर्मल पर इंसिडेंट होता है और ये रिफ्लेक्ट हो जाता है कुछ इस तरह से, है ना। दोनों ही केस में मान लीजिए इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है I1 और इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है I2। जरूरी नहीं कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा पैरेलल होगा, है ना, ये कुछ भी हो सकता है। लेट दिस इज R2 एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज R1। हमें इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि यहाँ पर लगा होगा हमारा एक छोटा सा नन्हा सा बढ़िया सा आंख, है ना, जो इसके इमेज को देख रहा होगा इस प्लेन मिरर में। अब ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, अगर मैं इसको प्रोड्यूस भी करूंगा तो ये हमको किसी भी सूरत में ये कहीं पर मिलने वाले नजर नहीं आ रहे हैं। तो हम लोग इस लाइट को क्या करेंगे, कोशिश करेंगे प्रोड्यूस करके पीछे मैच कराने का, है ना। अगर हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर इस लाइट को अगर हम लोग पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, ये देखिए ये लाइट कहीं इधर आकर के मिलता हुआ नजर आएगा, ये लाइट कहीं यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा, है ना। तो ये लाइट एक्चुअल में तो नहीं मिला, है ना, पर ये कैसा मिलेगा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको मिलता हुआ नजर आएगा। तो मतलब ये जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज है ये आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसा मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसी को, ये जो इमेज फॉर्म होगा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज बोलते हैं, है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज। जरूरी नहीं कि वर्चुअल इमेज हमेशा हमारे प्लेन मिरर के लिए ही काम में आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वर्चुअल इमेज स्फेरिकल मिरर्स में भी बनते हैं, प्लेन मिरर में भी बनता है, लेकिन हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि प्लेन मिरर में जब भी मिलेगा वो वर्चुअल इमेज ही मिलेगा, रियल इमेज नहीं मिलता। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि R1 R2 के पैरेलल ही हो, दिस इज नॉट अ फिक्स्ड रूल। अगर पैरेलल आएगा इंसिडेंट है तो पैरेलल रिफ्लेक्टेड भी होगा, अगर पैरेलल नहीं आएगा तो पैरेलल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। आई बात समझ में? क्लियर है क्या? यस सर। किसी को डाउट है इमेज फॉर्मेशन में? इमेज फॉर्मेशन और आपको डिटेल में मिलेगा आगे, मतलब मैं आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं इसमें। ये इमेज फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होता है ना। कुछ जो लाइट होती हैं वो ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट होती हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, एंड देन फिर वो रिफ्लेक्ट हो जाता है सेम मीडियम में, और यहाँ पर जो हमारा आंख है वो आंख इस लाइट को ऑब्जर्व करता है, देखता है। अगर ये लाइट एक्चुअल में जाकर के हमारी आंखों के पास मिल गया होता, अगर एक्चुअल में लाइट जाकर के हमारी आंखों तक मिलता तो रियल इमेज फॉर्म होता हमारी आंख के पास, पर ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। बेसिकली क्या होता है, ये लाइट यहाँ पर एक्चुअल में मीट नहीं करता है, इस लाइट को पीछे के तरफ इसको एक्सपेंड करना पड़ता है तब जाकर के ये कहीं मिलता है। इसीलिए प्लेन मिरर में जब आप इमेज देखोगे तो ये जितना हाइट होता है, मान लीजिए अगर ये हाइट h है तो ये नीचे इमेज भी जो बनेगा उतना ही हाइट पर बनेगा, h डिस्टेंस पर ही बनेगा। तो अगर मिरर के सामने अगर आप खड़े होते हो तो जितना दूर आप मिरर से होगे आपका इमेज भी उतना ही दूर मिरर के पीछे बन रहा होगा, उतना दूर बन रहा होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज।
हाँ हाँ अभी आएगा। हाँ रौनक बोलिए, रेज हैंड किया था आपने, कि कोई डाउट है क्या? इंसिडेंट रे हैज मोर इंटेंसिटी देन रिफ्लेक्टिंग रे, ऐसा ऐसा नहीं कह सकते। रौनक क्या रिपीट करो इसमें, बोलिए, अनम्यूट करके मुझसे पूछिए, बताइए कहां पर रिपीट करना है वो मुझे बताइए। मैं ऐसे ही रिपीट करते रह जाऊंगा दिन भर, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आपको एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है वो मुझसे पूछिए, अनम्यूट करिए एंड देन आस्क मी। सर इमेज फॉर्मेशन। हेलो, सर इमेज फॉर्मेशन। हाँ बोलिए। सर इमेज फॉर्मेशन समझ में नहीं आया। हाँ इमेज फॉर्मेशन वो तो मुझे समझ में आ रहा है कि इमेज फॉर्मेशन में आपको डाउट है, बट क्या इसमें डाउट क्या है, क्या मैं बताऊं आपको? सर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्स। ओके, मैं ट्राई करता हूँ कुछ और चीजें शेयर करने के लिए। शायद फिगर आप लोगों को क्लियर नहीं समझ में आ रहा होगा, तो देखिए यहाँ से अपन लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आप समीर, आप इंटेंसिटी को अच्छे से समझ नहीं पाए कि इंटेंसिटी का मतलब होता है दैट इज पावर पर यूनिट टाइम, है ना? दैट डजंट मीन कि ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई बात समझ में? देखिए ये इमेज आपको दिख रहा है रौनक, सबको ये दिख रहा है इमेज, इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर, नीचे लिखा हुआ है। अब देखिए यहां से ये मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है ओ, है ना? इस ऑब्जेक्ट से दो लाइन इंसिडेंट हो रहा है एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट सी, करेक्ट? सो ये दोनों नॉर्मल के साथ अलग अलग एंगल बना रहे हैं, दोनों नॉर्मल के साथ अलग अलग एंगल बना रहे हैं। अब इसका एंगल कुछ और होगा और इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ और होगा, करस्पॉन्डिंग ये लाइट रिफ्लेक्ट भी हुआ एंड रिफ्लेक्टेड रे इज ए बी एंड सी डी करस्पॉन्डिंगली। क्या ये क्लियर है रौनक? यस सर। ओके, अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, यही हमारी रे जो है यही हमारी आंखों तक आ रही होंगी। अगर ये रे एक्चुअल में मीट नहीं हो रहा है तो क्या इमेज फॉर्म हो रहा होगा एक्चुअल में, मतलब रियल इमेज क्या फॉर्म हो रहा होगा? नहीं ना? यस नो बोलिए। नो सर। अगर ये लाइट एक्चुअल में इधर नहीं मिल रहा है तो क्या इमेज फॉर्म हो रहा होगा? नो सर। नहीं हो रहा होगा। इसका मतलब हम लोग लाइट को पीछे की तरफ प्रोड्यूस करके देखते हैं कि क्या ये मीट हो रहा है कहीं पर, तो हमने देखा कि हाँ ये इस पॉइंट पर आकर के वापस से मीट हो गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये रियल में तो लाइट मीट नहीं हो रहा है, लेकिन वर्चुअली अगर हम लोग इसको मिलाना चाहे तो मिल जाएगा, है ना? इसका मतलब इसका एक वर्चुअल इमेज बनेगा, वो कुछ इस पॉइंट पर बनेगा। ऑब्जेक्ट कहाँ है? इस पॉइंट पर है, और इसका इमेज कहाँ बनेगा? इस पॉइंट पर बनेगा। अगर ये आपको ऐसे नहीं पच रहा है तो आप छत पर जाकर के खड़े हो जाइए और दूर देखिए, आपको जमीन और आसमान दोनों सटे हुए नजर आएंगे। लेकिन आप पैदल दौड़ते चले जाइएगा, आप पूरे जिंदगी भर दौड़िएगा, कहीं पर भी आपको आसमान और जमीन मिल सटा हुआ नहीं मिलेगा। होता है क्या ऐसा? रौनक, नो सर। बात आ रही समझ में? तो वो ऐसा लगता है कि मिल रहे हैं पर मिलते नहीं है, है ना? यस सर। द सेम थिंग इज हैपेंड विद द इमेज ऑल्सो। लाइट हमें ऐसा लगता है
ये जो लाइट जो रिफ्लेक्ट हुआ, ये हमें कैसा लगेगा कि ये लाइट कहीं इस पॉइंट से आ रहा है, ना कि इस पॉइंट से आ रहा है। एक्चुअल में ये लाइट कहां से आ रहा है? इस पॉइंट से आ रहा है, पर हमें क्या लगेगा कि ये लाइट इधर से आ रहा है ना। तो हमें दिखेगा कि ये ऑब्जेक्ट यहां पर, ये जो सोर्स यहां पर जो था, वो सोर्स हमें दिखेगा कि यहां पर आ रहा है। बात आ रही है समझ में? ये सिर्फ आंखों का बस ये बोल सकते हो, जो हमारा ब्रेन है इसका मिसकंसेप्शन है, जिसके वजह से हमें ये वर्चुअल इमेज दिख पाता है, नहीं तो नहीं दिख पाता है ना। इल्यूजन होता है ना, जिसको बोलते हैं ना इल्यूजन। अब जैसे फैन है, फैन में 3 हमारे पास ब्लेड होता है। अगर फैन को बहुत तेज रोटेट करा दिया जाए तो क्या हमें 3 फैन दिखते हैं? बोलिए। नो सर, एक ही पेन नहीं दिखते हैं, हमें एक प्लेन सरफेस दिखता है ना, हमें प्लेन सरफेस दिखता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इल्यूजन बोलते हैं। हो नहीं रहा है पर दिख रहा है। क्लियर है क्या? इसी को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज। एक्चुअल में इमेज बन नहीं रहा है, पर हमें दिख रहा है, हमारे ब्रेन को दिखता है वो, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। यस हाँ, सर। वर्चुअल इमेज जो आपके मिरर के इनसाइड अंदर बनता है उसको। करेक्ट? क्लियर है क्या रौनक? यस सर, क्लियर है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है अगर सबको। तो ये हो गया हमारे पास इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन के बाद हम लोगों ने रेगुलर, इरेगुलर, ये सब हम लोगों ने देख लिया है। नाउ हमारे पास अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बच रहा है, दैट इज आवर आई, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट है क्या? नहीं है शायद, स्कैटरिंग ऑफ लाइट शायद नहीं है ना। हाँ, यस समीर, जो हम लोग अपना जो इमेज देखते हैं मिरर में, वो एक वर्चुअल इमेज ही होता है, दैट इज नॉट द ट्रू इमेज, है ना। ओके, तो हम लोग को बच जाएगा ह्यूमन आई, ये बच जाएगा डिस्पर्सन एंड ब्रेन, ब्रेल रिपी। रौनक, मल्टीपल इमेज का मतलब होता है कि इमेज का इमेज फॉर्मेशन। मान लीजिए कि जो ऑब्जेक्ट है उसका तो इमेज फॉर्म हो गया, लेकिन इमेज का भी इमेज फॉर्मेशन होता है, इसी को लोग बोलते हैं मल्टीपल इमेज। देखिए, जैसे जैसे यहाँ पर आप इस फिगर को देखिए, ये 2 मिरर को परपेंडिकुलर किया गया एक दूसरे का, है ना। अब ये ऑब्जेक्ट एक रखा गया है, करेक्ट। इस ऑब्जेक्ट का एक इमेज इस मिरर में बन गया यहां पर, है ना, और इस ऑब्जेक्ट का एक इमेज बन गया यहां पर, करेक्ट। लेकिन ये तीसरा इमेज कहां से आया? ये जो तीसरा इमेज है ये कहां से आया? ये बना है इमेज के इमेज से। मतलब ये मिरर के लिए अब 2 ऑब्जेक्ट की तरह काम करेंगे, एक ये भी ऑब्जेक्ट है और एक ये भी ऑब्जेक्ट है। बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं? सिमिलरली ये मिरर के लिए ये भी एक ऑब्जेक्ट है और ये भी एक ऑब्जेक्ट है ना। तो इस मिरर के द्वारा 2 इमेज बनाया जाएगा, एक इस ऑब्जेक्ट के वजह से, ये वाले ऑब्जेक्ट की वजह से, और दूसरा ये वाले ऑब्जेक्ट के वजह से। इसी को हम लोग बोलते हैं मल्टीपल इमेज, करेक्ट। एक और इसमें फिगर होगा बार्बर वाला, दिख नहीं रहा। देखिए यहां पर ये एक क्वेश्चन है, यहां पर ये एक क्वेश्चन है कि डू वी सी ऑल ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट? तो इसका आंसर है यस। हम लोग सारी इमेज तभी देख पाते हैं जब लाइट रिफ्लेक्ट होके आता है तब, करेक्ट। मल्टीपल इमेज के लिए एक और मैं वो, हाँ ये देखो मल्टीपल इमेज यहां पर है। हाँ, ये जो इमेज जो आपको दिख रहा है, ये जो इमेज है, ये बार्बर के पास बैठे हुए हैं।
अब ये दो पैरेलल प्लेन मिरर हैं। पैरेलल प्लेन मिरर का मतलब ये हो गया कि एक सामने वाला और ये जो भाई साहब जो पीछे लेकर के खड़े हैं इनके वजह से। अब एक ये जो आदमी है जो बाल कटाने के लिए बैठा है, इसका इमेज यहाँ पर बन रहा है, ये फेस है ना, और इसका जो पीछे का जो बाल है इसका इमेज बन रहा है यहाँ पर इस मिरर में, है ना। ठीक है, अब देखिए ये मिरर के लिए दो ऑब्जेक्ट हैं। कौन कौन सा? एक ये बंदा जो खुद बैठा है ये, और एक ये इमेज जो इस प्लेन मिरर में बना है वो। करेक्ट। तो ये दो इमेज बना रहा होगा। कौन कौन सा? एक इस फ्रंट फेस का और एक इस बैक पार्ट का। करेक्ट। तो इमेज का भी इमेज फॉर्म होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं मल्टीपल इमेज। क्लियर है रौनक? यस सर, क्लियर है। ओके, तो ये मल्टीपल इमेज भी हो गया है। ये वाला आप कैलेडोस्कोप आप पढ़ के आइएगा, देखिएगा, समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो नेक्स्ट क्लास में इसको भी अपन डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे यहां से सनलाइट व्हाइट और कलर्ड। ये चेक करने के लिए हम लोग पढ़ेंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट, देन ह्यूमन आई एंड देन ब्रेल लिपि। नेक्स्ट लेक्चर में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो टिल देन आपको क्या करना है? टुडे इज लास्ट क्लास, नेक्स्ट लेक्चर होगा ना कभी कभी? समीर, आज के बाद फिजिक्स का क्लास नहीं होगा क्या? नो सर, होगा। होगा ना, वेरी गुड। याद दिलाना पड़ता है भाई कि हम लोग वापस से मिलेंगे। थोड़ा सा मेरा सिस्टम लेट रेस्पॉन्ड कर रहा है। इसका जो एक्सरसाइज का जो प्रॉब्लम है ये आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, है ना। तो ये जो स्टार्टिंग का जो 5 जो दिख रहा है आपको, ये आपको स्टार्टिंग के जो 5 दिख रहे हैं, ये 5 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। स्क्रीनशॉट ले लिए क्या सब लोग? सर बुक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए कर और लिया ये जो सर, 5 हो गया। क्वेश्चन है आप लोगों को सॉल्व करना है। सॉल्व करके आप लोग मुझे सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, सो दैट विल बी योर होमवर्क। 5 क्वेश्चन ये आपको सॉल्व करके सेंड कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन एंजॉय, बाय बाय, थैंक यू सर। गुड नाइट, बाय सर। बाय सर। बाय बाय। सर, बाय सर, बाय।